हेलो डियर। आज हम लोग विषम पोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विषम पोषी पोषण क्या है। इसके पहले हम लोग स्वपोषी के बारे में बात किए थे। उसमें क्या था, जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपक्रिया द्वारा वो खुद भोजन बनाते थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते थे, खुद भोजन बनाते थे। अब हम यहाँ पे विषम पोषी पोषण की बात करते हैं। विषम पोषी पोषण में क्या होता है, इसमें सजीव अपने पोषण के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, दूसरे सजीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे सभी प्राणी, बैक्टीरिया और कवक, ये जो होते हैं विषम पोषी के प्रकार हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब विषम पोषी पोषण के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है, पहला मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण नाम से पता है, मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए पर आधारित होते हैं। मतलब ये अपने ऐसे ये जो सजीव होते हैं वो अपने पोषण के लिए मृत और विघटित जो जैविक पदार्थ होते हैं उन पर क्या करते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको कहते हैं मृतजीवी। क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा जो पोषण प्राप्त करने की विधि होता है उसको कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत कवक और बैक्टीरिया आते हैं। कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं मृतोपजीवी पे आते हैं। मशरूम जो है वो मृतोपजीवी का ही उदाहरण है। दूसरा परजीवी, परजीवी पोषण। परजीवी मतलब ये देखो, इस प्रकार के पोषण में क्या होते हैं, जो पोषण के लिए जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। और ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के जो भोजन करने के जीव परजीवी कहलाते हैं। मतलब इस प्रकार से जो भोजन करने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और सजीव जिनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यजमान। क्या कहते हैं, यजमान। तो परजीवी जो होते हैं वो यजमान को भोजन प्राप्त करते हैं और यजमान को कोई फायदा नहीं पहुंचा, अपितु उसको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसे हमारे बाल में जूं पड़ जाए, अमरबेल देखे हैं ना, पेड़ पे जो अमरबेल चढ़ता है तो क्या करता है, उस पेड़ की जो पोषण है उनको बराबर नहीं होने देते, मतलब उनको नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, पत्ता क्रीम हुआ, गोल क्रीम हुआ, जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं और हमसे ही पोषण लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये परजीवी की बात हो गई है। अब हम तीसरी बात करेंगे प्राणी संपोषण। तीसरा ये प्रकार है प्राणी संपोषण। अब देखो, प्राणी संपोषण में हम लोग भी आते हैं, सभी जो प्राणी हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो, प्राणी संपोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में वनस्पतियों या प्राणियों के भागों को अथवा संपूर्ण जीव को खुराक के रूप में ग्रहण किया जाता है। खुराक के रूप में ग्रहण करने के बाद उनका क्या होता है, उनमें जो पाचक उत्सेचक होते हैं उनकी सहायता से उनका पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन होकर वो सरल पदार्थ में उनको बदल के प्राणी के शरीर की कोशिकाओं द्वारा इसका शोषण होता है। और अपचित खुराक जो होगा वो शरीर से बाहर मलोत्सर्जन द्वारा बाहर किया जाता है। इस तरह प्राणी संपोषण होता है। ठीक है, तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में वनस्पति या प्राणी के सभी भागों को, प्राणियों के भागों को अथवा संपूर्ण सजीव को खुराक के रूप में ग्रहण किया जाता है। और खुराक के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो उनका क्या हो, जो पाचक उत्सेचक होते हैं हमारे अंदर, अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनकी सहायता से उनका पाचन होता है और वो सरल पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जब सरल पदार्थ में वो परिवर्तित हो जाते हैं तब उनकी कोशिका द्वारा क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। और जो अपचित खुराक होते हैं वो मलोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और ये प्राणी संपोषण 3 प्रकार के होते हैं, एक तृणाहारी, ठीक है, मांसाहारी, मिश्राहारी। तृणाहारी जो होते हैं वो जो प्राणी केवल वनस्पति पे आधारित हो, किस पे आधारित हो, वनस्पतियों पे, उनको हम कहते हैं तृणाहारी। बकरी, गाय, ये सब क्या है, तृणाहारी। मांसाहारी जो प्राणी केवल प्राणियों को ही खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। शेर, बाघ, ये सब मांसाहारी हो जाएंगे। मिश्राहारी जो प्राणी क्या करें, वनस्पतियों के साथ साथ प्राणियों को भी खाते हैं, मतलब वनस्पति भी खाते हैं और प्राणियों को भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्राहारी कहते हैं। क्या कहेंगे,
मिश्राहारी कहेंगे। इसके अंतर्गत मनुष्य, चूहा ये सब आते हैं। ठीक है, मनुष्य, चूहा, एक सेकेंड, मनुष्य, चूहा, ठीक है, मनुष्य, चूहा ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मनुष्य और चूहा। अब अगला हम बात करेंगे, अब तो ये तो प्राणी संपोषण के बारे में, मतलब हमने क्या बात किया, किसके? विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के हम लोग पढ़े, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी, इसके बाद प्राणीसम। प्राणीसम में भी हमने 3 प्रकार पढ़े, तृणाहारी, मांसाहारी और मिश्राहारी। अब हम अगला टॉपिक हमारा है अमीबा में किस तरह से पोषण होता है। देखो, अमीबा एक कोष की जीव होता है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोष की। और इनमें जो खुराक ग्रहण करने का जो प्रक्रिया है वो ये भी क्या है? विषमपोषी होते हैं। और विषमपोषी में कौन सा है? विषमपोषी में भी प्राणी संपोषण उसमें पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण पाया जाता है अमीबा में। अच्छा, अब इनमें किस तरह से खुराक प्राप्त किया जाता है, कैसे वो खुराक को ग्रहण करते हैं, पूरी पद्धति की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो अमीबा होता है एक कोष की होता है, ये प्राणी संपोषण पद्धति इनमें पाई जाती है। ठीक है, और इनके जो खुराक लेने की प्रक्रिया होती है, अब उनके जो पोषण की जो प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है, उसको कोशिका घन भक्षण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कोशिका घन भक्षण। क्या कहते हैं? कोशिका। अब इसमें क्या क्या होता है? पहले तो वो खुराक ग्रहण करेंगे। इस पूरे उनके पोषण, अमीबा के पोषण में प्रक्रिया क्या क्या होते हैं? पहले वो खुराक ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद उनका क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो पाचित खुराक है उसका शोषण हो जाता है। अब शोषण होने के बाद क्या होगा? परिपाचन। परिपाचन मतलब जो पचित खुराक जो शोषण हुआ है, परिपाचन मतलब अब उनका उपयोग कर लेना। और मलोत्सर्जन मतलब जो अपचित खुराक है उनको बाहर निकलना। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किस तरह से इनमें पोषण होता है। देखो, अमीबा सबसे पहले खुराक ग्रहण क्या करता है? अमीबा जो है वो, इसके पहले हम लोग डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखो अंगुली जैसी रचना बनाते हैं। कूटपाद, कूटपाद मतलब नकली, कूटपाद, कूटपाद मतलब नकली रचना बनाता है। कैसा? नकली पैर जैसी रचना बना लेती है। ये देख रहे हैं ना, पैर जैसा रचना बना, इसको कूटपाद। पाद मतलब पैर होता है, कूट मतलब नकली। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? खुराक के कणों को ग्रहण करने के लिए अंगुली जैसे कूटपाद क्या करते हैं? खुराक के चारों ओर निर्मित कर लेते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे खुराक लाइसोसोम्स के साथ कहाँ जाता है? थैली में प्रवेश करता है। थैली में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिससे अन्नधानी कहते हैं। उस थैली को क्या कहते हैं? अन्नधानी कहा जाता है। तो इस तरह से पहले क्या होता है? अमीबा खुराक को, कणों को ग्रहण करने के लिए अंगुली जैसी कूटपाद रचना निर्मित कर लेता है खुराक के चारों ओर। और खुराक फिर लाइसोसोम्स के साथ कहाँ जाता है? थैली में प्रवेश करता है, जिससे हम क्या करते हैं? अन्नधानी। चलो, अब अन्नधानी में जो लाइसोसोम्स में जो उत्सेचक होते हैं उनके द्वारा क्या होगा? खुराक का पाचन होता है। पाचन की प्रक्रिया, खुराक कहाँ पहुँचा? अन्नधानी। तो अन्नधानी में लाइसोसोम्स में जो पाचक उत्सेचक होते हैं उनके द्वारा क्या होगा? खुराक का पाचन हो जाएगा। अब तो पाचन हो गया खुराक का। अब अगला बात होता है शोषण। खुराक का शोषण। खुराक का शोषण कैसे होगा? अन्नधानी में स्थित जो पाचित खुराक सीधे कोशिका रस में प्रसरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रसरण द्वारा क्या होते हैं? शोषित हो जाते हैं। क्योंकि देखो, इनमें जो प्रसरण प्रक्रिया, हमारे शरीर में प्रसरण द्वारा खुराक का शोषण या परिपाचन ये सब प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक कोशिका है, तो इनकी कोशिका सीधे पर्यावरण के संपर्क में होता है, इसलिए इनमें होता है। तो शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? अन्नधानी में स्थित जो पाचित खुराक होता है वो सीधे कोशिका रस में प्रसरण द्वारा शोषित हो जाता है। अब खुराक शोषित हो गया। अब परिपाचन। परिपाचन में क्या होगा? जो पाचित खुराक का कुछ भाग हम श्वसन द्वारा शक्ति प्राप्त करने में खर्च करते हैं। जो बचा हुआ भाग होता है अमीबा, उसको क्या करते हैं? अमीबा उसको वृद्धि में, कुछ भाग क्या करते हैं? श्वसन प्राप्त करने में, और कुछ भाग क्या करते हैं? अपने वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पाचित खुराक का कुछ भाग श्वसन द्वारा शक्ति प्राप्त करने में खर्च होता है, और कुछ भाग क्या होता है? अमीबा के वृद्धि में। अब इसके बाद परिपाचन हो गया। लास्ट में क्या करेंगे? मलोत्सर्जन। मल उत्सर्जन मतलब मल का उत्सर्जन कर देना। ठीक है, जो अपचित खुराक है उसको शरीर से बाहर निकलना।
तो अन्नधानी में स्थित अपचित खुराक जो शरीर में से कोशिका रस स्तर के टूटने की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है अमीबा में। तो इस तरह से अमीबा में पाचन होता है। पैरामीशियम में भी सेम प्रक्रिया होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है, उसमें जो खुराक ग्रहण करने के, जैसे अमीबा में हमने क्या बात किया कि खुराक ग्रहण करने के लिए कूदपात रचना बना लेते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पैरामीशियम में जो होता है बाल जैसी रचना होती है, जिसको हम पक्ष्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्ष। तो ये पक्ष्म का हलन चलन होता है, मतलब हलन चलन मतलब हिलने के कारण पानी में जो खुराक होते हैं उसके कण क्या होते हैं, पैरामीशियम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उनके कण को पैरामीशियम के मुख में प्रवेश हो जाता है और यह क्रिया खुराक ग्रहण करने की तरह जानी जाती है। अब खुराक ग्रहण करने के बाद जो प्रतिक्रिया अमीबा में हुआ है वही प्रतिक्रिया यहाँ पे भी होता है। मतलब सिर्फ एक ही खुराक ग्रहण करने की जो प्रतिक्रिया होती है वो अमीबा और पैरामीशियम में थोड़ा सा अलग होता है। अमीबा में क्या होता है, कूदपात जैसी रचना बनाती है, और वो कूदपात जो रचना बनती है वो कूदपात रचना जो होता है उसमें लाइसोसोम्स के साथ एक थैली में प्रवेश करता है खुराक के कण। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, बाल जैसे रचना होती है जिसको पक्ष्म करते हैं, वो पूरे शरीर में पैरामीशियम के होते हैं, वो हलन चलन करते हैं और उनके हलन चलन से पानी में जो खुराक के कण होते हैं वो पैरामीशियम के मुख में प्रवेश करते हैं। और इस प्रक्रिया जो होता है वो पैरामीशियम में खुराक ग्रहण करने की ये प्रक्रिया होती है, और खुराक ग्रहण करने के बाद जो सभी अवस्थाएं अमीबा जैसे ही होती है। तो अब ये हमारा अगला जो वीडियो होगा, हम मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया, मनुष्य में किस तरह से पोषण होता है इसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।